हेलो एवरीबॉडी। आज एक बिल्कुल न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी का स्वागत है विनायक लर्निंग क्लासेस में। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा 12th की फिजिक्स के बारे में, जो मैं चैप्टर वाइज स्टडी कराऊंगा आपको, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और यहाँ पे आपको बाकायदा नोट्स भी बोर्ड पे लिखवाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं मैं। आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें सारे नोट्स चैप्टर वाइज नोट करते जाइए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं धीरे धीरे। इसका जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 जो है यूनिट फर्स्ट, टोटल आपकी 9 यूनिट है और यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर है। तो अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट नंबर 1 है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे केवल उसी चीज की स्टडी होगी जहां पे किसकी बात होती है, चार्जेस। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट की बात होगी ओनली। तो यहाँ पे इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये चैप्टर नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे अपन कंसेप्ट वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, आपको पता है कि छोटे छोटे आपने प्ले करे होंगे बचपन में, आपने देखा होगा कि कागज के छोटे छोटे ट्रेसेस ले लिए हैं और फिर उन ट्रेसेस को क्या कर दिया आपने, छोटे छोटे पीसेस में ट्रेसेस को आपने जमीन पे पटक दिया। और फिर उसके बाद आपने स्केल ले लिया, कंपास ले लिया प्लास्टिक का, उसको रब करके आपने अपने बालों में, और फिर उसको आप जैसी पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ चार्जेस, चार्ज के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब जो आपस में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो टाइप के चार्जेस होते हैं, दो चार्ज होते हैं, तो तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर पाएंगे। चार्ज जो प्रॉपर्टी शो करता है, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो वहां पे दो टाइप के डेफिनेटली चार्ज होंगे, एक पे अलग होगा, दूसरे पे अलग होगा, तभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सेम चार्ज होते तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक जो आपका है वो है आपका, नोट कीजिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हो किसी चीज को रब करने से, एक दूसरे के ऊपर रब करने से जो डेवलप होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, वही इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे अपन। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी developed on objects when they are rubbed
द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रब करना होगा, विथ ईच अदर, ईच अदर is called frictional इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो गया अपनी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने बताया था कि कागज के टेसेस ले लिया अपने, जमीन पर डाल दिए, फिर उसके बाद अपन क्या करा, स्केल को जब रब करा तो देखिए दो ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे एक स्केल हो गया और एक अपने हेयर्स हो गए। तो अपन ने जब उसको रब करा उसके ऊपर तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई चार्ज आ गया जो पेपर के बिल्कुल अपोजिट है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। तो ये डेफिनेशन है व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरल ये केवल डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसको मैं रब करूंगा, आप नोट करते जाइए, जो भी मैं समझा रहा हूं वो आप सुनते जाइए और जो भी मैं लिखवा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए और माइंड में बिल्कुल रखिए, बहुत आराम से चलेगा अपना पूरा सेशन। उसके बाद आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सेकंड टॉपिक है आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो स्टैटिक की बात हो जाती है तो स्टैटिक मतलब यहाँ पे जो चीज रेस्ट में है, मतलब वो फिक्स है, वो वहां पे अपनी प्लेस नहीं छोड़ेगी, दैट मींस स्टैटिक। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है, बस इसकी डेफिनेशन थोड़ा अलग घुमा के बोलती है। तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज सो डेवलप कैनॉट, ठीक है। यहाँ पे जो बात चलेगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वो आपके चार्ज की बात चलेगी। कैनॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर मूव नहीं करेगा, वही स्टैटिक मतलब एक जगह फिक्स रहेगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो यहीं रहूंगा और यहीं से जो चीज भी आएगी मेरे पास में मैं उसको अट्रैक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैग्नेट, ठीक है। मगर मैग्नेट यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट वो अपने आगे अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज सो डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट to the other part. For this reason इसको मैं रख कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। For this reason फ्रिक्शनल, अभी भी पढ़ा है अपन ने, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी is also called static electricity। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इसी कारण की वजह से जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जा रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जा रहा है। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डेवलप हो रहा है, कैन नॉट एक प्लेस से दूसरी जगह पे, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और उसको ही क्या बोला जाता है इस कारण से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरली आपको पता होगा कि जो प्रॉपर्टी जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। तो प्रोटॉन आपको पता है सबको कि प्रोटॉन पे जो एक्वायर्ड होता है चार्ज वो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज एक्वायर्ड होता है वो होता है नेगेटिव। और नहीं पता है तो जान लीजिए आप, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है, बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स
राइज होता है उनके बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो लिखिए। पहले डेफिनेशन पे बात कर लें, ठीक है। द एडिशनल property the additional property of proton मतलब protons, पॉजिटिव चार्ज की बात करें, एंड इलेक्ट्रॉन which gives rise to electric force between them is called इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, या तो आप कैपिटल क्यू यूज कर लें या स्मॉल क्यू यूज कर लें, वो अकॉर्डिंग टू जरूरत के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या डेफिनेशन है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव्स टू रेज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज बढ़ता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू कोई सा भी रख सकते हो, कैपिटल क्यू रख सकते हो, स्मॉल क्यू रख सकते हो। आगे देखिए, आगे आपको पता होना चाहिए, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू का यूज करता है मैंने भाई, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इट इज अ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो आपको वैसे ही पता है कि कौन स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो आपके पास हमेशा ध्यान रखना कि E इक्वल टू होता है E प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। याद रखना, कूलाम इज ए यूनिट ऑफ, कूलाम या कैपिटल C यूज करते हैं। कूलाम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी चार्ज हो, चार्ज जहां पे भी लिखा जाए उसका यूनिट आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली क्या होता है, कूलाम होता है, या आपको ध्यान देना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, कैपिटल C, ठीक है। ई यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है प्रोटॉन को और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो यहाँ पे बता देते हैं, a proton possesses, देखिए प्रोटॉन के पास जो होता है वो अपने हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज, possesses पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं प्लस ई से, ठीक है। while an electron possesses negative charge माइनस E, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इसका यूनिट ध्यान रख लीजिए, यूनिट ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
कूलाम। इसका फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा चार्ज का, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे हम। एंड सीजीएस यूनिट भी लिख लीजिए आप इसका, रफ रेफरेंस फॉर्म। एंड सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलाम, ध्यान रखना, स्टेट कूलाम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। बैठा सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताई जाएगी, मिटा रहा हूं मैं पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं चार्ज की जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कितनी बार इसके न्यूमेरिकल में इसके बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जितने भी चार्ज ऑब्जर्व करे जाते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल रहते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जो अभी मैंने पढ़ा ई, स्मॉल ई। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल मतलब इंटीजर वैल्यू जो होती है +1 -1 +2 -2 +3 -3, दैट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्री चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू +-Ne, +4 प्रोटॉन एंड -4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। इसका डेफिनेशन है ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर, देखिए ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज सम इंटीग्रल लिख दीजिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज जो यहाँ पे है ई, इधर लिखते तो मैं ई, ब्रैकेट में ई का वैल्यू होता है +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आपको बताया मैंने, नोट कर लीजिए। इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो Q इक्वल टू +-Ne है। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा इससे। न्यूमेरिकल भी बनते हैं बहुत बार, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q का जो फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल टू +-Ne होता है, नोट कर लीजिए। तो वेयर N इक्वल टू 1 2 3 कहां तक, N तक जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। यहाँ पे अपन एक टर्म लिखी है एलिमेंट्री चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से। तो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज के बारे में ये बात ध्यान रखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। किसका मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। दोनों पे सेम चार्ज होता है, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं नीचे अपन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू बहुत काम आएगा। ये वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट्री
नोट कर लीजिए इसको पूरा। ये आपका अगला टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, और ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं अपन। मिटा रहे हैं इसको हम। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसी चार्ज से रिलेटेड है, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, गर्मी बहुत है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ ही रखा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर द यूनिवर्स की जो जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ये उससे रिलेट करता हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इट स्टेट दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम जब भी हो तो उसका नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगा। ये शॉर्टकट बोल सकते हो कि नेट चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज जो रहता है ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। या फिर एक और, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। जैसे स्केल थी, स्केल को अपन ने रब करा तो अपने जो बाल में जो चार्ज थे वो सारे कहाँ गए, स्केल पे ट्रांसफर हो गए। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं उसको। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट स्टेट that for an isolated system the net charge isolated system the net charge always remains constant। ये हो गया एक लॉ। या फिर एक और भी लिख सकते हैं आप, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड। बस क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ठीक है। द चार्ज में गेट transferred from one part of the body of the system to another। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो, इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो गया। इसके बाद अपन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज जनरली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज जनरली आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ चार्ज, पहला है आपका पॉजिटिव, चार्ज,
दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ओके, लिख लीजिए इसको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये बात पता होना चाहिए आपको, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसी बेस के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे भी चाहिए हो तो आपको दो चार्ज की जरूरत पड़ेगी। बैटरी का जो सिंबल बनाते हैं तो बैटरी इस तरीके से बनता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अंडरस्टैंड? तो ये जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऑब्वियस है। ठीक है, जहां पे भी अगर पॉजिटिव हो तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं, नेगेटिव हो तो भी पॉसिबल नहीं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जहां दोनों होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इसी बेस के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अगर एक ही टाइप का अगर चार्ज आपने सामने आ गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, धक्का देंगे। नेगेटिव नेगेटिव अगर सामने आ गए तो एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, आप देख सकते हैं डेली लाइफ के अंदर हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो अपोजिट नहीं होते वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, अगर ये अपोजिट चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आते हैं अपन टाइप ऑफ चार्जेस, ये लिखोगे तो भी चलेगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने है वो चार्ज से रिलेटेड है। तो अगला टॉपिक जो आपका है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार 2 मार्क में पूछ लिया जाता है या आंसर इन 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है। तो द फॉलोइंग आर द properties of important properties of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? पहली फर्स्ट है आपकी लाइक चार्ज मतलब सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज मतलब अलग अलग, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये पहली प्रॉपर्टी। लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में मैं आपको पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कैसे लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कैसे अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब मैं वहां पे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको पूरा। तो अभी केवल आप इसको याद रखिए। दूसरा है the magnitude of elementary negative or positive charge is same and is equal to, किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा सेम और इक्वल होता है किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। ध्यान रखिए इस बात को आप। थर्ड पॉइंट जो आप क्या है, सेकंड पॉइंट ये था मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब थर्ड पॉइंट देख लेते। थर्ड पॉइंट आपका ये है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर
मतलब एडिटिव नेचर होता है, जैसे कि आपके पास अगर कोई सिस्टम है, कुछ चार्ज उधर पड़े हुए हैं, कुछ चार्ज उधर पड़े हुए हैं, Q1 उधर Q2 उधर है, तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज हो जाएगा वो सब ऐड होके एक बन जाएगा, जो होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये एडिटिव नेचर बताता है। और फोर्थ पॉइंट जो आपका है, जो अभी भी पढ़ चुके हैं अपन, फोर्थ पॉइंट जो आपका है, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये अपन ने अभी भी पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वही चीज है, Q इक्वल टू एनी। फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट और है, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। फिफ्थ पॉइंट जो आपका है इसका, फिफ्थ पॉइंट जो है, द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम, the electric charge of a system is always conserved। हमेशा क्या रहता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये आपको ध्यान देना है, कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज वो पॉजिटिव नेगेटिव का हमेशा सेम रहता है, वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एडिटिव नेचर शो करते हैं। द चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, Q इक्वल टू एनी। उसके पास फिफ्थ पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या कांस्टेंट रहता है वो हमेशा, ये अपन को पता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इस चैप्टर का, इस यूनिट का पूरा बेस है, जो हर जगह काम आएगा। तो अगला टॉपिक जो आपके पास है वो है कूलम्ब्स लॉ। अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछता है इसको, बट इसके जो फॉर्मूलेज हैं, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, वो स्टेटमेंट है, वो बहुत काम आने वाला है आपके, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपके। तो देखिए क्या बोलता है कूलम्ब्स लॉ। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है ये, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, या तो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, ईच अदर, रिपेल ईच अदर। 2 point charges attract or repel each other with a force, which is directly proportional, with a force which is directly proportional। पता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of, and inversely proportional to the square of the distance between them।
डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका पूरा स्टेटमेंट है इसका, वो आपको याद होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को आप याद कैसे रखेंगे उसका बहुत इजी तरीका है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। दो चार्ज अपने पास, इसका डायग्राम, एक को नाम दे दिया अपन ने, दो चार्ज है, एक ये रहा, एक ये रहा। एक का नाम है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। इसको नाम देते हैं अपन ने E, इसको B। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस पे है ये दोनों, कितना R डिस्टेंस, और इन दोनों पे कोई फोर्स लग रहा है, या तो अंदर लगेगा या बाहर लगेगा, किधर भी लग सकता है, या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा या रिपल्शन हो रहा होगा, इधर भी लग सकता है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों पे चार्ज है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, और दोनों पे यहाँ पे जो फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं, ये फोर्स या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, क्योंकि इसको इसने क्या बोला, इट स्टेट दैट 2 पॉइंट चार्जेस, ये रहा Q1 एंड Q2, अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर विद अ फोर्स, जो भी फोर्स लगे, वो फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखिए दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए डायरेक्टली सामने। और आगे बोल रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल r से, तो उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये स्टेटमेंट में बोला गया है, देखिए क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट टू पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप 1 के अपॉन में, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आर स्क्वायर आ गया। तो अपने पास इस तरीके से दो इक्वेशन है। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लीजिए। इसको अभी नहीं लिखना है, इसको मैं बताऊंगा कब लिखना है। यहाँ तक आप डायग्राम बना लेंगे, फिर इसके बाद आपने कुछ टर्म से कंसीडर कर लिया अपन ने। देखो डायग्राम को देख के लिख देता हूं मैं। कंसीडर, क्या कंसीडर करा है अपन ने, दैट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are present at पॉइंट, कौन से पॉइंट प्रेजेंट है ये, कैपिटल A एंड कैपिटल B एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है ये, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, ऊपर लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। देख लिए स्मॉल r डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसके बीच में एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ये अपन को डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज इस, देखिए दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो स्टेटमेंट में बोला था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इसको इक्वेशन 1, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन देम के। ये दो इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये डायग्राम से समझ सकते हैं, देख लीजिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को जब अपन कंबाइन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलता है अपन को, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये अपने पास प्रोपोर्शनलिटी में लिखा है। जब भी आपको पता है सभी को कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट आएगा उसको अपन बोल देंगे के। तो एफ इक्वल टू गया आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है जिसको अपन दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। इसमें अपन बोल देंगे वेयर के इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, इट्स वैल्यू किस पर डिपेंड करे? इसकी वैल्यू डिपेंड अपॉन, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, द नेचर ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जो भी मीडियम उसके आसपास, जो चार्जों के बीच के आसपास जो भी मीडियम रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। कि जैसे कि चार्ज यहाँ रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ, ये Q1 रखा है, Q2 रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इसके बीच में क्या नेचर है इनका, कौन सा मीडियम आ रहा है, एयर आ रहा है, वैक्यूम आ रहा है, जो भी आ रहा है, एयर आ रहा है, वैक्यूम आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो उसके ऊपर इस के की वैल्यू डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए, खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा बाकी। आगे देखिए फॉर्मूला काम आएगा। आगे यहाँ पे इन एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम आपको सब पता है, ठीक है। एसआई सिस्टम में when the two charge located, कहाँ लोकेट हो रहे दोनों चार्ज? लोकेटेड इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर, या तो वैक्यूम में हो एयर में हो। तो वैक्यूम एयर कभी भी बोले तो वैक्यूम मतलब क्या होता है? जहां पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या डस्ट पार्टिकल किसी का भी इफेक्ट नहीं बनता है, तो वहां पे जो के की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास, वो याद रखना है आपको। के इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, याद रखिए। ये जो है इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, याद रख लीजिए इसको, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। जब कभी भी ये अपने पास के की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एप्सिलॉन। तो वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड, इसका नाम जो है वो बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो भी फ्री स्पेस होगा उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो अगर यहाँ पे जब अपन के की वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये इसका मेन फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्थ वाला, और ये सब जगह बहुत जगह काम आएगा। इसके अलावा आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी बताता हूँ मैं। दोनों फॉर्मूले याद रखिए। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस यूनिट को आप याद रखिए, ये यूनिट एप्सिलॉन नॉट की बहुत बार पूछता है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है इसको। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? तो याद रखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर एक और बात ध्यान रखिए, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के भी एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी का। तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए 9 × 10⁻⁹। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है ये, के का वैल्यू आप रखिए, पूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे अपन।
तो इसका जो यूनिट होता है वो इसका यूनिट इतना काम नहीं आता है, मगर ये याद रखना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा पर कूलम स्क्वायर, इसको जस्ट उल्टा कर दिया एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो इसका यूनिट याद रखिए। एक और रिलेशन याद रखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम। स्टेट कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए आपको, और इसका यूनिट भी पता होना चाहिए। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसको 1 मार्क के अंदर या आंसर इन 1 वर्ड के अंदर भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका कूलम्स लॉ फिनिश होता है और ये सेशन भी फिनिश होता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।